अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 20 साल तवील जंग, 51,000 मिलिटेंट्स एंड सिविलियंस की डेथ और 2 ट्रिलियन इकोनॉमिक लॉस, यूएसएसआर की इंटरवेंशन से लेके यूएस की वॉर ऑन टेरर, तालिबान की क्रिएशन से लेके तालिबान के खिलाफ जंग, और आखिर उसने हमें पहुंचाया क्या? अपेरेंटली कहीं भी नहीं। तो जानिए इस वीडियो में कि अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, क्या हुआ है पीछे, क्यों हुआ है और उसका पूरी दुनिया पे क्या असर है। हम शुरू करेंगे बैकग्राउंड से। तो ये कहानी स्टार्ट हुई कोल्ड वॉर से। कोल्ड वॉर वो टाइम पीरियड था जब आपकी दूसरी जंग अजीम खत्म हुई और 2 ब्लॉक्स बन गए। एक अमेरिका का ब्लॉक जो कि कैपिटलिज्म को रिप्रेजेंट कर रहा था, और एक यूएसएसआर का ब्लॉक जो कि कम्युनिज्म को रिप्रेजेंट कर रहा था। अब दोनों ब्लॉक्स आपस में लड़ किस लिए रहे थे? सुप्रीमेसी के लिए लड़ रहे थे, और उसी दौरान अफगानिस्तान भी बीच में कहीं ना कहीं फंस गया। 1978 की बात है जब ग्रेट सौर रेवोल्यूशन आया। उसमें डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान पीडीपीए ने मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट गवर्नमेंट फॉर्म की अंडर मोहम्मद तरकी, और वो कम्युनिज्म की तरफ रागिब हो गया। Those present warmly greeted the General Secretary of the Central Committee of the People's Democratic Party of Afghanistan and अब हुआ क्या कि उसकी एक डील भी हो गई साइन यूएसएसआर के साथ कि अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा तो यूएसएसआर उसकी मदद को मिलिट्री फोर्स लेके वहां पे पहुंच जाएगी। अब उसने कुछ ऐसे कदम उठाए इस पार्टी ने जब वो पावर में आई कि एक फैक्शन राइज हुई आपकी विद इन द सोसाइटी, जिनको हमने मुजाहिदीन का नाम दिया। ये बेसिकली ट्राइबल लीडर्स थे, और 1979 में हाफिजुल अमीन ने प्रेसिडेंट को मार के अपनी हुकूमत वहां पे बना ली। अब जब यूएसएसआर को ये पता चला कि हाफिजुल अमीन तो यूएस के साथ राब्ते में है, उसने वहां पे इन्वेजन कर दी। हाफिजुल अमीन को हटा के उसने अपना प्रेसिडेंट बाबर कमाल को वहां पे बिठा दिया। यूएस ने जब ये देखा कि एक ब्लॉक, एक एरिया उसके हाथ से जा रहा है, उसने भी वहां पे इंटरवेंशन कर दी और अपनी फौजें लेके वो वहां पे आ गया। वहां 1988 में जिनेवा एकॉर्ड्स होती हैं, जहां पे दोनों पार्टीज और दूसरी और भी पार्टीज जो इन्वॉल्व थी वो बैठती हैं और मुआहिदा करती हैं। उस मुआहिदे में यूएस और यूएसएसआर अपनी फौजें लेके वापस जाती हैं। अब मसला यहाँ पे क्या होता है कि मुजाहिदीन जो कि एक बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट थे इस पूरी फियास्को के अंदर, उनको बिठाया ही नहीं जाता, और वहाँ पे वो सिविल वॉर की जो स्टार्ट है वो हो जाता है। अब 1994 से लेके 1996 तक एक बहुत सवेयर सिविल वॉर चलती है फिर अफगानिस्तान में। उसके अंदर तालिबान का क्रिएशन होता है अंडर मुल्ला उमर के। अब जो यूएस है, सिंस ये जो तालिबान हैं वो यूएस के साथ कोऑर्डिनेशन में होते हैं, तो यूएस थ्रू सीआईए इनको सपोर्ट भी करना शुरू कर देते हैं ताकि इनका कहीं ना कहीं झुकाव फिर से आपके यूएसएसआर की तरफ ना हो जाए। अब जो यंग पश्तून है वो भी इन्हें ज्वाइन कर देते हैं और ये काफ़ी स्ट्रेंथ में आ जाते हैं। बेसिकली 1996 में ये कंधार और काबुल पे कब्जा कर लेते हैं, और वहाँ पे जो रबानी गवर्नमेंट है जिसको ये एंटी पश्तून मानते हैं उसको बेसिकली ये आउस्ट कर देते हैं। तो इस वक्त तक तालिबान का जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है वो काफ़ी मजबूत हो चुका हुआ है। इसके बाद फिर हम लोग देखते हैं 9/11 का वाकया होता है। अब 9/11 में क्या है? बेसिकली अलकायदा जो कि तालिबान का ही एक फैक्शन है, वो 4 कमर्शियल एयरलाइंस की मदद से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर न्यूयॉर्क में और पेंटागन वाशिंगटन के अंदर अटैक करवाते हैं। इस पूरे माजरे के अंदर 3000 लोगों की जान चली जाती है। अब यूएस के लिए एक बहुत बड़ा धचका है। यूएस एक वर्ल्ड पावर उस वक्त को एक अटैक मिला है इसकी तरफ से, तो प्रेसिडेंट बुश उसके उस वक्त बेसिकली वॉर ऑन टेरर डिक्लेयर कर देते हैं।
और ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम के तहत वो अपनी फौजें लेके वहां पे भिजवा देते। On my orders, the United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan. तो अक्टूबर 7, 2001 में यूएस इन्वेड करता है विद द हेल्प ऑफ नेटो फोर्सेस और वो वहां पे तालिबान को से लड़ाई शुरू कर देता है। उसके बाद दिसंबर 2001 में जब वो तालिबान को हरा देता है वहां पे, तो 2001 के अंदर दिसंबर में बॉन कॉन्फ्रेंस होती है जर्मनी में, जिसके अंदर मेजर अफगान फैक्शन स्पेशल जो नॉर्दर्न अलायंस वाले हैं उनको इनवाइट किया जाता है और हामिद करजाई को एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाने क्यों बना दी जाती है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ISAF बनाती है, इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोर्स, ताकि वो वहाँ के हालात को एडमिनिस्टर कर सके और उसकी खबर भी दे सके और आगाह करते रहे कि अभी अफगानिस्तान में क्या हालात चल रहे हैं। फिर हम लोग देखते हैं 2004 के अंदर अफगानिस्तान का पहला कॉन्स्टिट्यूशन आता है, नई गवर्नमेंट आती है। हामिद करजाई बेसिकली वहां पे अपनी नई गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। 2009 में अगर देखें तो 70,000 यूएस ट्रूप्स और 35,000 नेटो ट्रूप्स वहां पे मौजूद हैं। 2011 के अंदर ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के दौर में पाकिस्तान के अंदर एक कोवर्ट ऑपरेशन होता है जिसमें ये खबर मिलती है कि उसामा बिन लादेन, जो कि अलकायदा के साथ एसोसिएटेड था और उनका लीडर माना जाता था, उसको मार दिया गया है। अब एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है अमेरिका के लिए कि जब उसामा बिन लादेन को मार दिया गया है तो यूएस की क्या क्रेडिबिलिटी है, क्या वजह है यूएस अभी भी वहां पे मौजूद है। तो इस चीज पे बात शुरू हो जाती है कि आहिस्ता आहिस्ता जो यूएस की फोर्सेस हैं उसको वहां से निकाला जाना शुरू कर दिया जाए, लेकिन इन बातों में फिर भी उतना वजन नहीं होता। अब जब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आती है तो वो बहुत सीरियसली इस बारे में सोचती है। इवन जो ट्रंप ने अपनी प्रेसिडेंसी जो विन की थी वो भी इसी पे विन की थी कि जो बाहर हमारे ट्रूप्स हैं उनको वापस लाया जाएगा। 2014 में अशरफ गनी इलेक्ट होते हैं एज प्रेसिडेंट ऑफ अफगानिस्तान। फिर 2018 में हम लोग देखते हैं कि जो यूएस अफगान पीस डील्स हैं वो स्टार्ट होते हैं। अब इसमें भी क्या मसला होता है कि जो तालिबान के साथ यूएस डील्स करते हैं, तालिबान ये चाहते हैं कि इसमें अफगान गवर्नमेंट को इन्वॉल्व ना किया जाए। अगर हम लोग देखें पहले जो कॉन्फ्रेंस हुई थी बॉन में, वहां पे मुजाहिदीन को नहीं इन्वॉल्व किया और अब तालिबान इतने स्ट्रॉन्ग होल्ड हो गए हैं कि वो चाह रहे हैं कि अफगान गवर्नमेंट को ही बीच में इन्वॉल्व ना किया जाए। अगर मैं ऑफिशियल्स की बात करूं तो मुल्ला अब्दुल गनी बरादर फ्रॉम तालिबान साइड एंड ज़ल्मे खालिजाद फ्रॉम यूएस साइड आते हैं और वहां पे नेगोशिएशन स्टार्ट होती है। ऑन एंड ऑफ, कभी यूएस की तरफ से ऑफ हो जाए, कभी तालिबान की तरफ से ऑफ हो गई, ये एक फियास्को चलता रहता है। और फिर हम लोग देखते हैं 2020 में 29 फरवरी को फाइनली एक दोहा एग्रीमेंट आता है जिसके तहत ये फाइनलाइज होता है कि 1 मई तक अमेरिका अपने सारे ट्रूप्स लेके वहां से चला जाएगा। अब 2020 में एक और चेंज भी आता है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन चली जाती है और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन आती है यूएस में। अब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इस चीज पे दोबारा गौर करती है कि वेदर हमें अपने सारे ट्रूप्स को वापस भेज देना चाहिए या नहीं भेजना चाहिए। बीच में इन बातों के बावजूद कि वो नहीं भेजेगी, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन फाइनली ये डिसाइड करती है अप्रैल 14, 2021 में कि 11 सितंबर 2021 में यूएस अपनी सारी फोर्सेस लेके वापस चला जाएगा। अगर हम लोग इसमें थोड़ी सी एडवांसमेंट्स में देखें तो 2 जुलाई 2021 को जर्मनी और इटली अपनी फोर्सेस लेके चले जाते हैं और यूएस भी जो उनके जो बगराम एयरफील्ड की जो बेस है वो भी खाली कर देता है। अब 8 जुलाई को जो बाइडेन ये अनाउंस करता है कि 31 अगस्त तक हम लोग ऑफिशियली इस वॉर को एंड कर देंगे। तो दिस वाज द बैकग्राउंड कि अफगान इशू असल में स्टार्ट कहाँ से हुआ, तालिबान राइज कहाँ से हुए और यूएस वहाँ पे कहाँ पहुंची और यूएस ने वहाँ से बैकआउट किया कैसे और
क्या सी। अब हम लोग आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं करंट सिनेरियो को, और करंट सिनेरियो हमें आगे कहाँ जाता हुआ बेसिकली नजर आ रहा है। 15 अगस्त को तालिबान काबुल तक पहुंच जाते हैं। इससे पहले बहुत तेजी से वो बहुत सारे शहरों पे कब्जा करते हुए काबुल तक पहुंच गए हैं 15 अगस्त को। अशरफ गनी जो प्रेसिडेंट थे अफगानिस्तान के, वो अपना दारुल हुकूमत काबुल छोड़ के मुल्क से चले जाते हैं और तालिबान वहाँ पे अपनी गवर्नमेंट इस्टेब्लिश कर लेते हैं। अब तालिबान एक माफ़ीनामा जारी कर देते हैं अपनी आम आवाम के लिए, इवन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए भी, और जो अफगान फोर्सेस के जो जवान हैं अगर वो तालिबान को ज्वाइन करते हैं तो उनके लिए भी माफ़ीनामा जारी कर देते हैं। लेकिन अनसर्टेनिटी का इतना ज़्यादा आलम है कि लोग रश करते हैं एयरपोर्ट्स की तरफ। अगर हम लोग कुछ पिक्चर्स की तरफ देखें तो इतना क्योस मचा हुआ है, हर कोई अफगानिस्तान छोड़ने के लिए जा रहा था। अब अगर हम लोग अफगानिस्तान को देखें, अफगानिस्तान का स्टांस क्या है। अफगानिस्तान ने एक बहुत मॉडरेट स्टांस दिया है। इवन जो तालिबान जहां पहले ये कहते थे कि औरतों पे बुर्का लाजिम किया जाएगा, अभी उन्होंने ये कहा है कि हिजाब लाजिम है, बुर्का लाजिम नहीं है। इसके अलावा माफ़ीनामा जारी कर दिया गया गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए, आम शहरियों के लिए। एयरपोर्ट्स का रास्ता खोल दिया गया, वहाँ पे कोई पाबंदी नहीं है। एयर फ्लाइट्स का आना जाना पे कोई पाबंदी नहीं है, आ जा रहे हैं। इवन तालिबान कहते हैं कि हम लोग मीडिया को भी इजाज़त देंगे हमें क्रिटिसाइज करने की। इससे ये नज़र आ रहा है कि जो तालिबान है वो अपने आप को मॉडरेट पेश करने के लिए पेश करने की कोशिशें कर रहे हैं। ऑल्दो कुछ एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि दिस इज जस्ट टेम्परेरी, और एज सून एज अफगान तालिबान जो हैं अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड वहाँ पे बना लेंगे और अपने आप को एज रिकग्नाइज करवा लेंगे दुनिया में एज गवर्नमेंट, तो वो अपने वापस उन्हीं चीज़ों पे आ जाएंगे। इसके अलावा तालिबान ने कहा है कि अफगानिस्तान को किसी को की तरफ साइड नहीं करेंगे और अफगानिस्तान को किसी को भी इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। अब इस सारी सिनेरियो के अंदर अगर हम लोग अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के लिए एक बहुत एम्बैरेसमेंट की सिचुएशन है। क्यों? 20 साल लंबी जंग उन्होंने लड़ी और आखिर में वो चीज़ ना कर सके जिसके लिए उन्होंने वो जंग शुरू की। अब जो अमेरिका जो एक सुपर पावर के तौर पे सबको दिखाई देती थी, वो हारती हुई नजर आ रही है पूरी दुनिया। इसके अलावा बाइडेन ने ये कहा था कि ये जो सिचुएशन है छोड़ते हुए कि ये जो सिचुएशन है कि तालिबान वहां पे कब्जा कर लेंगे, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। लेकिन बाइडेन की वो बात भी सच ना निकली। Is a Taliban takeover of Afghanistan now inevitable? No, it is not. Because you have the Afghan troops have 300,000 well equipped as any army in the world, and an air force against something like 75,000 Taliban. इवन कुछ लोग तो इस सिचुएशन को बाइडेन सेगन मूवमेंट का नाम दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि यूएस के साथ वियतनाम वॉर में भी यही हुआ था जो कि अभी हुआ यूएस के साथ। तो यूएस के लिए ये बहुत एम्बैरेसमेंट और शर्मनाक किस्म की एक सिचुएशन बनी हुई है। अगर हम लोग बाकी ममालिक की बात करें तो चाइना और रशिया अभी भी उन्होंने अपनी एम्बेसीज को वहां से वेकेट नहीं किया। इससे पता चलता ये है कि यूएस और जो चाइना और रशिया हैं वो वहां पे इनडायरेक्टली उनके साथ रिलेशंस बनाना चाह रहे हैं। और इसको अगर हम लोग वर्ल्ड पॉलिटिक्स की नज़र से देखें तो डेफिनेटली यूएस वहां से चला गया है। चाइना और रशिया के लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है वहां पे अपने आप को मजबूत करने, अपने आप ब्लॉक को मजबूत करने। जहां तक दूसरे ममालिक की बात है, जैसे यूके की बात की जाए तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया है कि हम लोग तालिबान की गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज नहीं करें। अगर हम लोग बात करें पाकिस्तान की तो पाकिस्तान इस पूरे माजरे में बहुत क्लोजली कनेक्टेड रहा, ना सिर्फ इस वजह से कि पाकिस्तान नेबर है अफगानिस्तान का, बल्कि ये जो वॉर ऑन टेरर चली है उसमें भी पाकिस्तान ने अपना एक बहुत अहम किरदार अदा किया है। इसके अलावा जो पीस डील्स जो चलती रही हैं यूएस और तालिबान के दरमियान में, उसमें पाकिस्तान ने एक की रोल
प्ले किया है। और जो भी पीस डील चली हैं, जो भी ये नेगोशिएशंस हुई हैं, इसमें अगर पाकिस्तान ना होता तो ये पीस डील्स कभी भी ना होते। इसके अलावा अगर हम लोग देखें, पाकिस्तान के लिए अब एक बहुत बड़ा डायलेमा बना हुआ है। पाकिस्तान के लिए बहुत सारी मुश्किलात आगे खड़ी हो सकती हैं। वो कैसे? पाकिस्तान ऑलरेडी एक पोलराइज्ड कंट्री है इन टर्म्स ऑफ रिलीजियस कम्युनिटीज। अफगानिस्तान चूंकि तालिबान ने अनाउंस किया है इस्लामी कंट्री की तरफ जा रहा है, तो पाकिस्तान में भी ये इश्यूज बढ़ सकते हैं। जो आपके जो रिलीजियस कम्युनिटीज हैं वो आगे आ सकती हैं, वो बढ़ चढ़ के कह सकती हैं कि हम भी पावर में आएंगे और हम भी वही चीजें इंप्लीमेंट करेंगे जो अफगानिस्तान में इंप्लीमेंट हो रही है। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो पाकिस्तान का यूएस के साथ बहुत कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप है। यूएस पिछले सालों में पाकिस्तान के लिए साथ इसलिए एसोसिएटेड था क्योंकि वो अफगानिस्तान, तालिबान में और यूएस में एक रोल प्ले कर रहा था। अब चूंकि यूएस वहां से जा चुका है, तो पाकिस्तान और यूएस का जो रिलेशनशिप है वो भी काफी सेवर हो चुका है। इसके अलावा अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो इंडिया पहले अपनी बहुत इंपॉर्टेंट उसने एक सॉफ्ट इमेज बनाने के लिए बड़ी इन्वेस्टमेंट भी की थी। अब चूंकि अफगान गवर्नमेंट वहां से चली गई, तालिबान आ गए, अब इंडिया का भी वहां पे रोल दिखता नहीं है। तो पाकिस्तान वहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है अभी भी। और इंडिया की प्रेजेंस कम हुई है तो पाकिस्तान में से जो इंसर्जेंसीज हो रही हैं वो भी कम होती आगे दिखाई देंगी। इसके अलावा अगर हम लोग फर्दर बात करें इसका पाकिस्तान पे क्या असर होगा, तो चाइना चूंकि वहां पे ओबोल की वजह से जो उसका वन बेल्ट ऑपरेशन है और ये जो सीपेक है पाकिस्तान में, उसकी वजह से अफगानिस्तान को नहीं छोड़ेगा और उसमें फर्दर इन्वेस्टमेंट्स भी करता रहेगा। तो पाकिस्तान के पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है चाइना के साथ अपने रिलेशनशिप्स को स्ट्रॉन्ग करने की इस दौरान। तो अगर वो इस चीज़ को यूज़ करे तो वो चाइना के साथ फर्दर रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग कर सकता है और उसके साथ मिल के पूरे जो खित्ता है उसमें अमन को मज़ीद बेहतर करने की कोशिशें भी कर सकता है, जिसकी मदद से ना सिर्फ सीपेक को और चाइना को फ़ायदा होगा बल्कि पाकिस्तान को भी अपने जो सिक्योरिटी इश्यूज हैं उससे ध्यान हटा के पाकिस्तान अपनी डेवलपमेंट की तरफ भी देख सके। तो दिस वाज ऑल अबाउट द अफगान कनंड्रम। आई होप यू गाइज फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियोस में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।